Hello everyone. So I welcome you all in SBL webinar series. आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में और होम्योपैथी किस तरीके से इसमें हेल्प करती है। अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो एक पेशेंट होता है, एक पर्सन होता है, यदि उसको काफी ज्यादा फेयरनेस हो रही है, काफी ज्यादा रेस्टलेस रहता है और ये सारी चीजें जो नर्वसनेस है, एक्सेसिव वॉरीनेस है और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को इंटरफेयर करने लगता है, तो हम इस चीज को मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो होती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनमें काउंट करते हैं। अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये कितने टाइप की होती है, इसके बारे में है कि ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर्स, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया यानी पैनिक फोबियाज और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आज की जो वेबिनार है इसमें हम जानेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स नॉर्मल क्या हो सकता है, या फिर एंजाइटी अगर किसी को हो रही है तो वो नॉर्मल कब कहा जा सकता है और एबनॉर्मल कब हो रही है। दूसरा है कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स को कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति है वो एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान है, और इसका जनरल मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, डाइटरी मेजर्स कैसे हो सकते हैं और होम्योपैथी किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकती है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर पूनम छबलानी। मैम, आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं मैम के बारे में। अगर डॉक्टर पूनम छबलानी के बारे में बात करें तो शी इज द सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट। शी इज BHMS, PG from NIHFW, PGD, MH and Diploma in Naturopathy and Yoga. She is the ex Dr. Jugal Kishore's clinic and also she is the director of HCI. मैम को ऑलमोस्ट 30 years ऑफ प्लस एक्सपीरियंस है होम्योपैथी में। मैम, हम वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स बोल देते हैं, देन उसके बाद हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें, यदि आप में से किसी के मन में कोई सवाल है जो एंजाइटी से रिलेटेड होगा है, तो आप उसे अपने हमारे क्वेश्चन एंड आंसर जो चैट बॉक्स दिया है उसमें डाल सकते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है जिसमें कि हम अपना आंसर्स अवश्य देंगे। इसके साथ ही जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप हमारी वेबिनार फिनिश होने के बाद हमारी वेबसाइट पर sbl.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वेबिनार के बीच में हम 3 ऐसे रेंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जिनको हम 3 गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, 1 ईच। यदि आप इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहते हैं और अदर एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल और अदर सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर। Now, ma'am, it's over to you. You can start the presentation. थैंक यू डॉक्टर मंजू। सबसे पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजर्स को, एसबीएल को और डॉक्टर मंजू को थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के साथ मिलने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं व्यूअर्स को भी थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आज का वेबिनार ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स और होम्योपैथी के लिए बात करेंगे। हर प्रेजेंटेशन के लिए हम जब भी स्टार्ट करते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जी, जो हर कोई भी देख रहा है, मेडिकोस भी देख रहे हैं, नॉन मेडिकोस भी देख रहे हैं। एक डिस्क्लेमर होता है कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी एसबीएल के प्लेटफॉर्म पे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसको सुनने के बाद आप डायग्नोस नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे। आपको इसको सुनने से बेनिफिट जरूर मिलेगा, बट अवॉइड करना है सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन। आप अपने आप मेडिसिन नहीं लेंगे सुन के जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तभी आप लेंगे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको अवेयरनेस के लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे
आज का एजेंडा जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन होम्योपैथी में। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, किस चीज से ट्रिगर होती है वो, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, क्या कॉजेज है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के। हर एक एज ग्रुप में एंजाइटी होती है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे और उसका बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या फर्क है, स्ट्रेस डायथेसिस साइकिल क्या होता है, कितने टाइप की एंजाइटी है, क्या टिप्स होते हैं एंजाइटी कम करने के लिए, और इसका ट्रीटमेंट कितने टाइप का है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट, क्योंकि हम होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, और समरी, ये आज सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एंजाइटी क्या होती है? एक नॉर्मल रिएक्शन है स्ट्रेस के लिए और हर एक को होती है, हर एक एज ग्रुप को होती है, कोई बचा हुआ नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, नॉर्मल एंजाइटी किसी भी रीजन से ट्रिगर नहीं होती, वो आपका जैसे एग्जाम आया, कोई इवेंट आया, उसमें ट्रिगर हो गई, कोई टेंशन हो गया, ट्रिगर हो गई। बट जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम से पहले एंजाइटी जो होती है वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, और वो नॉर्मल है, अच्छी है, बेनिफिशियल है। अच्छी इन द सेंस है कि उसकी वजह से आप पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर से पास होएगी। बट अगर यही एंजाइटी एग्जाम के बाद भी बनी हुई है और आपकी रेगुलर इंटरफेयर कर रही है, हर काम करने के उसमें इंटरफेयर कर रही है, तो ये एबनॉर्मल है और इसका इलाज होना जरूरी है, तो आपको किसी से डिस्कस करना चाहिए। क्रोनिक एंजाइटी जो है वो प्रॉब्लम करती है, 10 में से 3 लोगों को वर्ल्ड में एंजाइटी है ही है। ऑलमोस्ट 33% ऑफ द पॉपुलेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ सफर करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल एंजाइटी में ट्रिगर फैक्टर क्या होता है, कोई रियल कॉज है, रियल प्रॉब्लम है उसकी। बट एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई रियल कॉज नहीं है। नॉर्मल एंजाइटी में सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या होगा, जब हमने स्ट्रेसर को रिमूव किया, उसका सिम वो ठीक हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है नॉर्मल एंजाइटी, और हर एक को ये महसूस होती है। बट एंजाइटी डिसऑर्डर इतनी ज्यादा होती है कि आपके बस से बाहर है और उसका इलाज करना जरूरी है। नॉर्मल एंजाइटी कुछ टाइम के लिए होती है और ठीक हो जाती है स्ट्रेस रिमूव करने से। एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत लंबी चलती है, महीनों तक, 6 6 महीनों तक हो सकता है, उससे भी ज्यादा, और आपका रूटीन वर्क सफर करता है। नॉर्मल एंजाइटी का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा बहुत नॉर्मल होना, जैसे आज के लिए भी थोड़ा बहुत नॉर्मल था। बट एंजाइटी डिसऑर्डर ये होता है कि उसमें एग्जाम्पल अगर कहे कि हमेशा डर बना हुआ है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज एंजाइटी को ट्रिगर करती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स है, कोई रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, तो उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। बट उससे स्ट्रेस कंट्रोल है अनकंट्रोल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कोपिंग एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। कोई हेल्थ कंसर्न है तो भी आपको टेंशन होएगा, कोई फैमिली में बीमार है, आप बीमार है, कोई नई बीमारी हो गई है किसी को घर में, कोई सब्सटेंसेस, जैसे आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं तो भी एंजाइटी कर सकता है। कुछ कुछ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी होती है जो एंजाइटी कॉज करती है। जेनेटिक्स, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एंजाइटी है या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा है। पास्ट ट्रॉमा, पुराना कोई जख्म जो चोट देख बैठा है, चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, पास्ट रिलेशनशिप्स, वो सभी एंजाइटी कॉज करती है जब भी याद आएगी। डेली स्ट्रेसर्स, चाहे आपके घर के काम के लिए हो, फैमिली आर्ग्यूमेंट से हो रही है, चाहे आपके काम में, वर्क प्रोजेक्ट्स में टारगेट्स है जो आप मीट नहीं कर पा रहे, तो रोज के ये डेली स्ट्रेसर्स भी टेंशन देते हैं। नींद पूरी नहीं हुई है तो भी एंजाइटी होती है, तो नींद पूरी करने से एंजाइटी ठीक हो सकती है। फीमेल्स में एंजाइटी ज्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, हार्मोनल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनमें ज्यादा पाई जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स नोवा स्थान लेते हैं, 9th कॉमन कॉज है डिसेबिलिटी का। जिस
डिसेबिलिटी का मतलब है कि आप अपना काम नहीं कर पाते, डे टू डे काम नहीं कर पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे, अपना लाइवलीहुड नहीं काम कर पा रहे, और सोशल लाइफ भी आपकी सफर करती है, आप में फैमिली फ्रेंड से नहीं मिल पाते, तो आपको डिसेबल कर दिया उसने। किस किस को रिस्क है? जो लोग बहुत शाई है, इंट्रोवर्ट है, डरपोक लोग हैं। कोविड में हमने सबको देखा कि जैसे हम घर में घुस गए थे, तो जो घर में घुसे रहते हैं, बात नहीं करते, सोशल नहीं है, तो उनपे एंजाइटी ज्यादा तकलीफ देती है। और जो अंदर घर के अंदर रहेगी, किसी से बात नहीं करे, उसको हमें बाहर निकालना है, उसको बात करना सिखाना है, डिस्कस करेंगे तो दे विल फील बेटर। फैमिली हिस्ट्री अगर है, एंजाइटी या अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो हम बोल चुके हैं पहले भी, मेडिकल कंडीशंस जैसे हार्ट की मेडिकल कंडीशंस है, एरिथमियास, पैल्पिटेशन हो जाती है, तो थायराइड की कंडीशंस में, हाइपरथायराइड में पैल्पिटेशन हो जाती है, तो उसमें सब में एंजाइटी बढ़ जाती है। हार्ट मेडिकल कंडीशंस में भी एंजाइटी बढ़ती है, जो दवाइयों से आप कंट्रोल कर पाते हैं। एंजाइटी रिलेटेड होती है केमिकल इम्बैलेंस, आपके दिमाग में मूड हार्मोन्स होते हैं जो आपके मूड को का काम करते हैं, मूड को स्टेबलाइज करते हैं। सीरोटोनिन और डोपामिन दो मूड स्टेबलाइजर्स है हर एक की बॉडी में। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस, आप अगर परेशान रहेंगे तो वो इम्बैलेंस, स्टेबलाइजर ऊपर नीचे होएगा, तो वो भी आपको एंजाइटी कॉज करे, बार बार एंजाइटी हो रही है, ट्रिगर कर रहा है। तो हमने देखा कि रिस्क किसको है, फैमिली हिस्ट्री है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, और आपके केमिकल इम्बैलेंस है सेरोटोनिन और डोपामिन का। अब आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्या क्या साइंस है। अगर आप बार बार बहुत चिंता कर रहे हैं कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, ये भी एक साइन है। किसी को आप देख रहे हैं वर्क प्लेस पे, स्कूल में परेशान है, तो उससे बात करिए, दैट विल हेल्प इट आउट। विड्रॉल फ्रॉम सोशल लाइफ, जब आप घबरा रहे हैं तो आप सबसे कट जाते हैं, अकेला बैठना शुरू कर देते हैं। फिक्सेशन ऑन फियर ऑफ नेक्स्ट पैनिक अटैक, जिसको पैनिक अटैक होता है वो क्या करता है, डर जाता है, और उसको ये लगता है दोबारा आएगा, तो उस डर में उसकी जीना मुश्किल हो जाता है, बार बार डर, कभी भी आ गया तो क्या करूंगा। फिर इरेशनल फियर है, अवॉइडेंस ऑफ हार्मलेस ऑब्जेक्ट, प्लेस और सिचुएशन। एक डर बैठा है, अगर आप जैसे कि एग्जांपल ले कि कोई लिफ्ट में जा रहा है और लिफ्ट बंद हो गई, तो वो उसका डर बैठ जाएगा, वो लिफ्ट में जाना छोड़ देगा, सीढ़ियों से जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी लंबी बिल्डिंग है, फिर भी वो डर बैठ गया उसका। किसी सिचुएशन में कहीं छिपकली देख ली, कॉकरोच देख लिया, तो वो डर बैठ जाएगा कि नहीं, उससे मुझे डर लगता है। वो हर एक को नहीं लगता, लेकिन उसको एक बार ही लगा तो उसका वो डर मन में बैठ गया है। आउट ऑफ ब्लू पैनिक अटैक्स, कभी भी पैनिक अटैक आ जाएगा तो वो हमेशा टेंशन बना रहता है। रिकरिंग नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, नंबिंग ऑफ पास्ट ट्रॉमास, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब होता है फ्लैशबैक्स, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, कहीं सुनामी आई है, तूफान आया है, तो उसके साथ आप देखेंगे कि लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात को उठ के बैठ जाते हैं डर के मारे कि वही सपने आ रहे हैं कि जो हमने तूफान में देखे थे, घर बिखरे हुए, सब कुछ तूफान में बह जा रहा है, तो वो सपनों से महीनों तक चलता है, 6 6 महीनों तक चलता है, तब उसको डायग्नोस करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। थोड़ा बहुत कुछ टाइम तक ग्रीफ रहता है, थोड़ा बहुत एंजाइटी रहती है, लेकिन अगर वो आपका काफी महीनों तक रहेगा, तो इसका इलाज करना, ये पैथोलॉजिकल ग्रीफ है, इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स क्या आएंगे, फिजिकल भी आएगी, मेंटल भी आएगी, आपके बिहेवियर में भी आएगी। फिजिकली आप, जब एंजाइटी होती है, सबको महसूस होती है, सबने फील किया हुआ है। क्या फील करते हैं? हाथ पैरों में पसीना आ रहा है, मुंह सूख रहा है, हार्ट की पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, उल्टी की फीलिंग हो रही है, जी मिचला रहा है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, सुइया सी चुभ रही है, मांसपेशियां अकड़ रही है, बॉडी अकड़ रही है, सांस नहीं आ रहा, कुछ बुरा होने वाला है, एक्सेसिव स्वेटिंग, हाथ कांप रहे हैं, सुनपन हो रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, ये फिजिकल सिम्टम्स है। मेंटली क्या होगा, क्योंकि घबराहट हो रही है, पैनिक हो रहा है, फियर है, अनईजी फील कर रहे हैं, सपने आ रहे हैं, बार बार वही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो हमने बोला, फ्लैशबैक्स आते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, वो है। फिर अनकंट्रोलेबल ऑब्सेसिव थॉट्स,
ओसीडी में जो होता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर्स में, कि ये थॉट्स अनकंट्रोलेबल है, आपके बस में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अब उसका इलाज आपको डिस्कस करके मिलता है। बिहेवियर क्या हो जाएगा, जब आपको घबराहट हो रही है तो आप बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, शांत नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हाथ में माला लेके चल रहे हैं, या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स आ जाएंगे, या बार बार लग रहा है कि हाथ गंदे, हाथ धोने हैं, ओसीडी में जो करते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही, बार बार नींद से बेचैनी से उठ के बैठ जाते हैं। डब्ल्यूएचओ क्या कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए? चार फैक्ट्स डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि हर कोई, एवरीवन फील्स एंशियस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और दैट इज वेरी नॉर्मल विथ एवरीबॉडी। बट जो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उनको वही चिंता ज्यादा होती है और बनी रहती है, इंटेंस और एक्सेसिव है। दूसरा है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। थर्डली डब्ल्यूएचओ कहता है कि एंजाइटी के जो सिम्टम्स है, वो हमेशा उसका ऑनसेट उस टाइम पे नहीं है, उसका ऑनसेट चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में है। इसलिए हम होम्योपैथिक में भी देखते हैं कि हम पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि पास्ट में बचपन में क्या हुआ, कब से हो रही है तकलीफ। ऑनसेट हमारे में होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, डब्ल्यूएचओ कहता है देयर आर लॉट ऑफ इफेक्टिव वेज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। क्या क्या होते हैं? कि टॉक थेरेपी, बात करने से पेशेंट अच्छा फील करता है। मेडिकेशंस होती है जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। एक्सरसाइज इज अ मूड एलिवेटर, एंजाइटी को भी कम करेगा। लेकिन कॉजेज क्या है? बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, सोशल कॉजेज होते हैं एंजाइटी के। बायोलॉजिकल कॉजेज जो है वो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस पर फोकस करते हैं, जैसे आपके जीन्स इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स में अगर है तो आपको भी एंजाइटी और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जैसे हमने बोला कि चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह, पास्ट में क्या हुआ है, चाइल्डहुड में क्या हुआ है, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है एंजाइटी के लिए भी, या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। और सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? कि मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मेरी नाक टेढ़ी है, लोग कहते हैं चेहरा अच्छा नहीं है, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जाते हैं। ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये उनको लग रहा है, बट लोगों को नहीं लग रहा। उनको लग रहा है, इसलिए वो उसको ठीक करना चाहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी करा के। और ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको उस हिसाब से हम डील कर सकते हैं। सोशल कॉजेस क्या होते हैं? आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपके स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, वर्क प्लेस में भी होते हैं, और सोशल एनवायरनमेंट उसको डिस्कस करते हैं कि ये सब अगर आप सोशल है तो एंजाइटी कम फील करेंगे। बायो साइकोसोशल कॉजेज अप्रोच क्या है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ की, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे। बायोलॉजिकल कॉजेज में जैसे हमने बोला, जेंडर फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। फिजिकल इलनेस, अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो उसमें एंजाइटी ज्यादा महसूस करोगे फिजिकल इलनेसेस से। डिसेबिलिटी में ज्यादा एंजाइटी होगी। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, अगर जीन्स में आपके फैमिली हिस्ट्री है तो। इम्यून फंक्शन अगर पुअर है तो उसमें एंजाइटी होगी। न्यूरोकेमिस्ट्री, जैसे हमने बोला कि केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें एंजाइटी हो जाती है। स्ट्रेस रिएक्टिविटी, मतलब अगर पुअर स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स है आपकी, स्ट्रेस इंटॉलरेंस है, तो उसमें एंजाइटी है। और मेडिकेशन इफेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? अगर एंजाइटी है तो लर्निंग और मेमोरी अफेक्ट होती है, आप उतना अच्छा लर्न नहीं कर पाएंगे, मेमोरी इश्यूज आएगी। आपके एटीट्यूड्स, आपके बिलीव्स क्या है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके बिहेवियर्स क्या है, जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी, हर चीज परफेक्ट चाहिए, उसको ज्यादा इश्यूज होंगे एंजाइटी के। इमोशंस, जो लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एंजाइटी कॉज करेंगे। कोपिंग स्किल्स, पुअर कोपिंग स्किल्स है तो वो भी एंजाइटी कॉज करेगी। जिसके स्ट्रॉन्ग कोपिंग स्किल्स है उसको एंजाइटी से डील करना होता है, वो अच्छा डील कर लेगा। पास्ट ट्रॉमा, जैसे हमने बोला चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हर चीज में जो आपकी पुरानी मेमोरी क्या थी, पुरानी कब से स्टार्ट हुई प्रॉब्लम। सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशल सपोर्ट क्या है? अगर आप एंजाइटी हो रही है, सपोर्ट किससे मांग रहे हैं आप? फैमिली से मांग रहे हैं, फ्रेंड से मांग रहे हैं, डॉक्टर से मांग रहे हैं। सोशल सपोर्ट्स अगर है तो आप बेटर फील करेंगे, डॉक्टर की स्टेज लास्ट में आती है। फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे देखते हैं एंजाइटी को। कल्चर ट्रेडिशंस की, वो आपको कल्चर आपको क्या सिखाता है कि आपके कल्चर में एंजाइटी को कैसे डील करना है, नॉर्मल है नहीं।
थोड़ी बहुत एंजाइटी को घर में डील करो या बाहर बता सकते हो। कल्चर आपका कैसे डिस्कस कर रहा है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका, उससे फर्क पड़ता है। आपकी एजुकेशन क्या है, अगर आप एडुकेटेड है, समझ पा रहे हैं, तो आपको एंजाइटी से डील करना भी इजी हो जाएगा। फिर हम एजेस, डिफरेंट एजेस को असर करती है एंजाइटी, हर एक एज ग्रुप में है। तो थोड़ा सा उसको डिटेल में करते हैं, चाइल्डहुड में कैसे क्या होती है। और बीपीएसएस होते हैं बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल अक्रॉस एजेस। चाइल्डहुड में, बचपन में हम देखते हैं किसी की फैमिली हिस्ट्री है, फिजिकल अब्यूज, बचपन में सबको पिटाई हुई होगी, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, वो भी ट्रॉमा है जो बाद में असर करता है, एंजाइटी ज्यादा कॉज करता है। ब्रोकन कॉन्फ्लिक्टेड फैमिलीज है, डिसफंक्शनल फैमिलीज है, उससे गिल्ट होता है। पीयर प्रेशर है, बच्चों में स्कूल में आप देखते हो कि एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं कि मैं फर्स्ट आऊंगा। फर्स्ट तो एक ही बच्चा आ सकता है ना, बट आपस का प्रेशर है। बुलिंग, स्कूल में कोई बच्चा डोमिनेट कर रहा है किसी पे, दूसरा बच्चा डर जाता है, डरपोक हो जाता है, वो बुलिंग भी स्कूल में रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो वो भी बच्चा एंजाइटी क्रॉस करेगा। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एडोलेसेंस में बॉडी में चेंजेस आती है, पिवटल चेंजेस होती है, मूड चेंजेस होती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, और बच्चा ना पेरेंट्स से बात कर पा रहा है, ना अपने बचपन में जा रहा है, बीच की मिडिल स्टेज बोलते हैं, टीनेज ग्रुप बोलते हैं। इसमें उसके हार्मोन्स की वजह से है सारा, वो अपने में ही अलग दुनिया में रहता है। सोशल स्टेटस विद पीयर्स, कंपटीशन यहाँ पे भी बना हुआ है, स्कूल कॉलेजेस में कंपटीशन रहता है हमेशा। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हार्मोन्स के पीछे। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फैमिली, बड़ों से बात नहीं कर सकता, बच्चों से बात नहीं कर सकता, आपस में ही नहीं बात करनी, पेरेंट्स से बात नहीं करता, अपने फ्रेंड्स की तरफ से ज्यादा जाता है। एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे आप बड़ी क्लासेस में या जा रहे हैं। फिर यंग एडल्ट्स में, अब जब वो जॉब करना शुरू करते हैं तो न्यू न्यू चैलेंजेस आती हैं, हर रोज कंपटीशन है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है कि पैसा कमाना है। कई बारी काम के सिलसिले में घर से भी दूर जाना पड़ता है, मूविंग अवे फ्रॉम द होम, दूसरे शहर में नौकरी करनी पड़ती है, फैमिली कहीं है, आप कहीं है। स्ट्रेसफुल जॉब्स, जॉब में भी टारगेट्स होते हैं जिनको लगता है कि बहुत मुश्किल होती है मीट करना, उनको एंजाइटी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। बुढ़ापे में, बुढ़ापे में अगर हम देखें तो रिटायरमेंट एज ग्रुप के बाद, क्योंकि रूटीन आपका चेंज हो जाता है, तो पोस्ट रिटायरमेंट रूटीन में भी, क्योंकि आप पहले काम कर रहे थे, बाद में काम छोड़ देते हैं और आपका रूटीन डिस्टर्ब हो गया, तो भी एंजाइटी फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। रिटायरमेंट से भी फर्क पड़ गया, अब उससे अकेलापन, आइसोलेशन हो जाती है, घर में अगर कोई अकेला रहेगा तो एंजाइटी हो जाएगी। कोविड में हमने बहुत सब इसका एग्जाम्पल देखा, तो भी हम क्या कर रहे थे, सबको बोल रहे थे फोन पे बात करो, ईमेल पे करो, कहीं ना कहीं वीडियो कॉल करो, तो वो लोनलीनेस का सॉल्यूशन है। आइसोलेशन में रहोगे तो सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर हमने कोविड में ये भी देखा कि डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर, आप किसी से बात नहीं कर पा, घर में डेथ हो गई है, आप उसको पूरी तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, वो भी थोड़ी बहुत ग्रीफ नॉर्मल है कुछ दिन के लिए, बट अगर 6 महीने या उससे ज्यादा रहता है, पैथोलॉजिकल ग्रीफ है, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। बच्चे से बूढ़े तक एंजाइटी सबको असर करती है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी डिफरेंस क्या है। स्ट्रेस, हमने अभी पढ़ा कि थोड़ी देर के लिए होता है, एंजाइटी लंबी घसीट रही है, और यही स्ट्रेस अगर लंबा घसीटेगा तो एंजाइटी बन जाएगा। स्ट्रेस के लिए हमें पता है कि किसकी वजह से है, क्या ट्रिगर था, किस चीज ने स्ट्रेस बढ़ाया, एग्जाम आया आके चला गया, ठीक हो गया। बट एंजाइटी जो है, इसमें हमें ट्रिगर नहीं पता, एग्जाम आके चला गया, बट अब क्यों एंजाइटी हो रही है, हमें वो क्वेश्चन मार्क। सिम्टम्स क्या होगी दोनों में, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी में सिम्टम्स जो होते हैं, पहली चीज आपने सबने महसूस किया होगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, पेट में कुछ कुछ होने लगता है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। स्ट्रेस में अगर हम कहेंगे कि जब भी टेंशन होता है तो मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा, गुस्सा, अकेलापन, कुछ हो रहा है, उल्टी सी फीलिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, एंशियस थॉट्स है, उदासी आ रही है, फीलिंग होती है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, और वो ठीक है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। बट एंजाइटी में क्या सिम्टम्स आते हैं,
क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम है, रेस्टलेस, बेचैनी हो रही है, पता नहीं है कहाँ बैठना है, क्या करना है, टेंशन बहुत हो रहा है, स्वेटिंग आनी शुरू हो गई, नर्वसनेस हो गई, फीलिंग क्या होगी कि कुछ बुरा होने वाला है और जो मेरे को पता नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करना है। अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेस डायग्नोसिस मॉडल। इसको यर्की डॉटसन लॉ भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड यू मॉडल है। जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, पिक्चर में देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में, हर काम की स्टार्टिंग में थोड़ी सी एंजाइटी होती है और स्ट्रेस भी थोड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है काम करने में, एंजाइटी भी बढ़ती जाती है। एक लेवल ये आती है जिसको ऑप्टिमम अराउजल बोलते हैं, कि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया और एंजाइटी भी बढ़ गई। यहाँ पे आपके हार्मोन्स दोबारा आ जाते हैं। जो आपका बॉडी का मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म है, वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाता है कि अब मुझे इसको अचीव करना है, तो फाइट करेगा। फिर एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है और वो आपको काम करने में, परफॉर्मेंस करने में हेल्प करते हैं। कुछ टाइम तक वो ऑप्टिमम अराउजल, ऑप्टिमम पॉइंट पे रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस 100% होएगी, आप अच्छा काम कर पाएंगे। बट अगर वो काफी कंटिन्यू रहा तो बॉडी जवाब दे दे, कोपिंग मैकेनिज्म जवाब दे देता है, अब वो फाइट नहीं कर पाता। फिर आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग हो गई, परफॉर्मेंस कम आनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका काम खराब होना शुरू हो जाता है। तो जहां आप घसीट रहे हैं काम को, इसको बर्नआउट भी बोलते हैं। थोड़ी एंजाइटी से स्टार्ट हुआ, ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचा और धीरे धीरे उसका बर्नआउट क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। ये सबके साथ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी टाइप्स, कितने टाइप की एंजाइटी होती है। अब जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इतने सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, इतने टाइप की एंजाइटी है, नाम सुने हुए हैं सबने। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि क्रोनिक वरी एंजाइटी विदाउट रीजन, उसकी वजह से क्रोनिक वरी रही, कोई रीजन नहीं हमें पता, 6 6 महीने तक एंजाइटी रहती है। और इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी, जनरलाइज बॉडी पे असर आना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां स्टिफ होनी शुरू हो जाती है, पेट की गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, आपको लगेगा कि पूरी बॉडी पेन स्टार्ट हो रही है, जनरल में कुछ भी होना शुरू हो जाएगा। वो सब चीजें आपके मेंटल एंजाइटी से है। लेकिन अगर ये 6 महीने से ज्यादा रहते हैं तब इसको डिसऑर्डर मानते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत डिसऑर्डर नहीं मानते। 6 महीने से कम को डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। इसमें भी हमेशा रहेगा, चिंता बनी रही है, एज पे खड़ा हुआ है बंदा, जैसे अभी माउंटेन से गिरा, जल्दी थकावट हो गई, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मसल टेंशन बढ़ गया, नींद नहीं कर पा रहा, ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक फोबिया। नाम सजेस्ट करता है, फोबिया मतलब फियर, किसी एक चीज से डर लग रहा है, किसी एक सिचुएशन से डर लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, लिफ्ट में जाने से डर लग रहा है, किसी स्पेशल लिजर्ड से है डर, छिपकली से डर लग रहा है, कॉकरोच से डर लग रहा है, स्पेसिफिक चीज से डर लग रहा है। वो डर एक बार ही हुआ तो बना रहेगा। मकड़ी के जाले से डर लग रहा है, फियर ऑफ फ्लाइंग भी होता है, कि किसी को एक बार ही फ्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो बना रहेगा कि मैं दोबारा फ्लाई नहीं कर सकता। फिर पीटीएसडी, पीटीएसडी बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस बना हुआ है, जो आपके, इसमें हम कहेंगे कि अर्थक्वेक आया, तूफान आया, सुनामी आया, उसके बाद कंटिन्यू स्ट्रेस बना हुआ है, वो नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, नींद से उठ के बैठ जाना, चीख मारना, वो सारी चीजें बहुत कॉमन है, हम सुन चुके हैं। इसका भी एंजाइटी, इसको भी एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये कुछ महीने, कुछ हर इवेंट के बाद, हर सुनामी के बाद कुछ देर तक तो ये नॉर्मल है, बट सारी चीजें अगर 6 महीने तक रहती है या उसके बाद रहती है तो डिसऑर्डर बोला जाता है, उससे पहले नहीं। फिर आता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। एज द नेम सजेस्ट, म्यूटिज्म है चुप रहना, सिलेक्टिव लोगों के साथ चुप रहना।
तो ये आपकी परफॉर्मेंस को, जो बच्चे हैं जो सिलेक्टिव लोगों में चुप रह रहे हैं, वो आपसे पेरेंट्स से बात कर लेंगे, लेकिन स्कूल में जाएंगे तो वहां बात नहीं करेंगे, टीचर से नहीं बात करेंगे, फ्रेंड से नहीं बात करेंगे। तो उनकी वर्क, स्कूल की परफॉर्मेंस ऐसी ही चीज हो सकती है, जॉब में हो सकती है, वर्क परफॉर्मेंस पे असर करता है। फिर होता है मेडिकल कंडीशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे हार्ट के पेशेंट्स में होता है, एरिथमियाज में, थायराइड के पेशेंट्स में होता है, हाइपरथायराइडिज्म में, डायबिटीज के पेशेंट्स में होता है। जो भी मेडिकल फिजिकल प्रॉब्लम होगी उसकी कंडीशन से भी एंजाइटी बढ़ जाती है। मेडिकेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कुछ मेडिकेशन से एंजाइटी बढ़ती है, तो वो भी आपका डॉक्टर जब आप डिस्कस करते हैं वो डील करता है। फिर होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। एज अ नेम सजेस्ट कि सोशल होने में एंजाइटी होती है। सोशल होने में मतलब आपको स्कूल जाने में, काम पे जाने में, कुछ परफॉर्मेंस देने में, सोशल होना, इवेंट के लिए सोशल होना, पब्लिक में लेक्चर देना, नए लोगों से सोशल होना, वो सब प्रॉब्लम करता है। तो सोसाइटी में आप लेक्चर देने जा रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे, वो कुछ लोग बोल पाते हैं लेकिन उससे पहले वो डर बना रहता है। तो इसमें भी, इसको भी अगर काफी टाइम तक ये बना रहता है तो इसको 6 महीने से ज्यादा रहे तो डिसऑर्डर बोला जाता है। पैनिक अटैक, इसके वर्ड से क्या समझते हैं? पैनिक हो रहा है, घबराहट हो रही है, सडन हो रहा है, वॉयलेंट हो रहा है, कंट्रोल से बाहर है, पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, आपके कंट्रोल से बाहर है। ये हार्ट अटैक जैसे होता है। फर्क क्या है? हार्ट अटैक में ईसीजी खराब होता है, पैनिक अटैक में ईसीजी करके देखेंगे, ईसीजी ठीक आएगा। अगर ये बार बार पैनिक अटैक होता है तो उसको पैनिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैंने एक ओपीडी में देखा था एक पेशेंट, जो मुझे लगा कि उसको सडनली बैठे बैठे घबराहट हुई है, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, सांस नहीं आ रहा, सबसे पहले चेस्ट पेन, छाती में हाथ रखा, सांस नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, बता नहीं पा रही है। तो मुझे लगा कि शायद अस्थमा का पेशेंट है। मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है आपको, कि आपका इनहेलर है आपके पर्स में, आप निकाल के लीजिए। तो वो बोल नहीं पा रही थी उस स्टेज में। जब उसने अपना पर्स में से एक गोली निकाली और ली पानी के साथ, बड़ी मुश्किल से वो हुआ, वो पूरी स्वेटिंग में थी। जब वो गोली खाई तो उसका नाम था लोरेंजीपा, और उसके पास प्रिस्क्रिप्शन वगैरह उस टाइम पे नहीं था। तो मैं कहा ठीक है आप वो लीजिए, थोड़े से पानी के साथ लिया और नीचे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसको शिफ्ट किया गया। बाद में उसका साइकेट्रिक का पर्चा मिला, उसको पैनिक अटैक डायग्नोज किया हुआ था। वो ये दवाइयों पे थी। तो इट वॉज, मेरे लिए भी जब तक मैं उसकी दवाइयाँ नहीं देखती मैं कुछ नहीं बोल सकती थी कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, अस्थमा की आ रही है या हार्ट की आ रही है। तो आपको ये सब जब नॉलेज होगी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। चोकिंग सेंसेशन है, एकदम डर के, ये ओपीडी के इमरजेंसी केसेस होते हैं, बट इसमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट रिलैक्सेशन और काउंसलिंग से आराम आ जाता है, डीप ब्रीदिंग से बात करने से आराम आ जाता है। दूसरा है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों में, जो फर्स्ट प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, जब वो पेरेंट्स से सेपरेट होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो पेरेंट्स का हाथ पकड़ लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। ये उस एज 3 साल तक ये जो बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग स्टार्टिंग करते हैं उनमें देखा जाता है। और कई बारी ये अपने आप ठीक हो जाता है, बट कई बारी ये बड़े हो तक भी, बड़े होने तक भी ये रहता है, इसको देखा जाता है। एडल्ट्स में भी कई बार देखा जाता है। फिर आता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव थॉट्स जो हमने बोला अभी कि ट्रिगर कर रहे हैं कि हाथ गंदे हैं, उसके लिए कंपल्सिव बिहेवियर क्या होगा कि मुझे हाथ धोने हैं। थोड़ी देर के लिए एंजाइटी कम हुई, बट वापस क्योंकि वो रिपीट हो रहा थॉट, ऑब्सेसिव थॉट रिपीट हुआ, तो एक ये विशियस साइकिल, ऑब्सेसिव थॉट ट्रिगर किया कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर से उसने एक्शन लिया, हाथ धोए, और थोड़ी देर एंजाइटी होने के बाद वापस वो ऑब्सेसिव थॉट आ जाता है। तो ये सर्कल बना रहता है और बहुत प्रॉब्लम करता है पेशेंट को, ये अपना डे टू डे रूटीन वर्क नहीं कर पा। इसको भी दिखाने की जरूरत पड़ती है। अगर 6 महीने काफी टाइम तक ये रहे, 6 महीने से ज्यादा रहे, तो डिसऑर्डर बोलते हैं, और इसके लिए भी डॉक्टर से बात करने की जरूरत पड़ती है।
एगोरोफोबिया, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, फोबिया, फोबिया मतलब फियर। एगोरोफोबिया कि उन जगहों में जाने से डर लगता है जहां से आपका भागना पॉसिबल नहीं है, जहां से आप भाग नहीं सकते। लिफ्ट में हो गया, भीड़ में हो गया, एगोरोफोबिया वाला पेशेंट लाइन में नहीं लग सकता, क्राउड में नहीं जा सकता, वॉशरूम तक भी अकेले नहीं जा पाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, रश क्राउड में नहीं जा पाता। तो ये सब भी डील करते हैं। एंजाइटी टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया, इतने टाइप्स की एंजाइटीज होती है। अब क्या क्या टिप है एंजाइटी को ठीक करने की? आपको सबसे पहले तो एंजाइटी को ठीक करने के लिए फोकस ओनली ऑन द प्रेजेंट, कि आज क्या है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ध्यान से फोकस करिए, अपने से बात करिए। और जब सीधा बैठते हैं अपने से बात करते हैं, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, शैलो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, धीरे धीरे आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आपको अच्छा लगेगा। अपने से बात करके आपको अच्छा लगेगा, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। फिर टेक केयर ऑफ योर स्लीपिंग रूटीन। जो आपका रूटीन था सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठने का, वॉक पे जाने का, अपना रूटीन, टाइम से खाना खाने का, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जो जो एक्टिविटीज आप करते थे, डेली रूटीन एक फॉलो करना जरूरी है। अगर हम कहें तो डी, 4 5 डीज है हमारे पास। डेली एक्टिविटी, फर्स्ट डी है डेली एक्टिविटी आपकी रेगुलर होनी चाहिए। सेकंड डी है आपको पानी, ड्रिंक वाटर। जितना आप पानी पिएंगे आपको अच्छा महसूस होगा। 60-70% बॉडी का जो आपका है वो हाइड्रेट वाटर है। तो आपकी सारी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है डाइवर्ट योर माइंड। जब भी एंजाइटी होती है आप उसको फोकस करने के बजाय दूसरी जगह, कुछ किसी चीज से एंजाइटी है तो अपने को डाइवर्ट करिए थोड़ी देर के लिए, यू विल फील बेटर। फोर्थ डी है डायरी मेंटेन करिए। जब भी आपको लगता है कि बहुत हो गया, एक कागज लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, उस पे लिखना शुरू करिए, तो उससे भी आपको बेटर फील करोगे। और उसको कैसे डील करना है धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी। फिफ्थ डी है डीप ब्रीदिंग। तो 5 डीज हमने कवर किए। ठीक है। तो आपका डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह से लेकर रात तक। आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद के लिए करना है, स्टे एक्टिव करना है। जहां थक जाते हैं वहां रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए, टेक अ पॉज। रोज के रूटीन में अगर आपको लग रहा है बोरिंग हो गया है तो एक हॉबी क्रिएट करिए। अगर आपको म्यूजिक से फर्क पड़ता है, पेंटिंग से फर्क पड़ता है, क्रिएटिव एक्टिविटी से फर्क पड़ता है, एंगेज योरसेल्फ इन अ हॉबी, यू फील बेटर। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से बात करनी है, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लगता है कि अब बस से बाहर नहीं है तो और भी प्रॉब्लम, आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और टिप्स क्या है, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक आपका रूटीन हमने डिस्कस किया। सुबह सूरज जो है आपको, अगर सूरज की रोशनी बोले बहुत अच्छी है, आप बाहर जाइए, रूटीन में मॉर्निंग वॉक करिए, सूरज को देखिए, नेचर के साथ रहिए, यू विल फील मच बेटर। आपके मूड एलिवेटर की तरह वो काम करता है। तो एंजाइटी भी कम करता है, डिप्रेशन भी कम करता है, एंड फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है वो। रिमेंबर टू स्टार्ट फ्रेश डे एवरी डे। फिर रीड अ गुड बुक टू रिलैक्स योर माइंड। एक किताब का चाहे एक पन्ना पढ़ लिया, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, जो आपको मोटिवेट करता है, चाहे वो आपका रिलीजियस बुक है, चाहे कोई मोटिवेशनल बुक है, चाहे कोई भी चीज जो आपको मोटिवेट करिए वो आप ले सकते हैं। कनेक्ट विथ अपलिफ्टिंग कलीग्स। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप सबसे कनेक्टेड रहिए एंड लर्न एवरी डे, इट विल मेक यू फील बेटर। स्पेंड सम टाइम विद द नेचर, जो हमने बात की कि मॉर्निंग कैसे है, धूप कैसे है, रेनबो क्या है, कभी रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक चला लिया, नेचर को इमेजिन किया, रेनबो क्या है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स क्या है, यू विल फील मच बेटर, यू विल फील कि आप एक हेवन में आ गए हैं। डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है, पॉजिटिव एफर्मेशंस होती है कि आई लव माई सेल्फ, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम गुड, आई वॉन्ट, आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट। जो भी चीज आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर एंजाइटी ऑल्सो।
और नेगेटिव कमांड्स नहीं देंगे, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे अपने लिए, यू फील बेटर। रिलैक्सेशन में टेक 1 मिनट, कभी भी बहुत ज्यादा थक रही है, बॉडी अकड़ रही है, टेक जस्ट 1 मिनट, कॉन्सेंट्रेट एंड थिंक ऑन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। आपकी सारी वरीज खत्म हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, एंड आप काम और रिलैक्स फील करेंगे। ट्रीटमेंट टाइप्स, अगर हम शुरुआत करें ट्रीटमेंट टाइप्स के लिए, तो सबसे पहला नंबर आता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ज्यादातर केसेस में दवाई की जरूरत नहीं है, सबसे पहले लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, एंजाइटी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो जाएगी। नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी करिए, डाइट अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज करिए, कोई सपोर्ट ग्रुप है जिसको, और किसी को भी एंजाइटी है, ग्रुप बना लीजिए और आपस में डिस्कस करिए कि उसको कैसे। डिस्कस करने से भी, आपको टॉक थेरेपी बोलते हैं, डिस्कस करने से भी अच्छा फील करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग, टी, कॉफी, excessive of everything is a problem. Even excess of sugar and salt is also a problem. तो अपनी डाइट में सॉल्ट, शुगर, टी, कॉफी ये सब कम करिए। रिस्ट्रिक्ट नहीं कहूंगी, कम करके चलिए। ड्रिंक मोर वाटर देन एवरीथिंग एल्स। फिर थेरेपीज होती है, सीबीटी बोलते हैं, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर बिहेवियर खराब है तो बिहेवियर को कैसे ठीक करना है, क्या रिवार्ड देना है बच्चे को, वो सारी चीज आ जाती है। फिर टॉक थेरेपी, जो हमने देखा है कोविड में भी, हम लोग हर एक को बोला कि बात करिए, चाहे वो फोन पे बात करिए, चाहे वीडियो कॉल कर लीजिए, शक्ल देखेंगे तो ज्यादा अच्छा बेटर फील करेंगे, चाहे वो ईमेल के थ्रू, लेकिन अपना एक नेटवर्क बना के रखिए, अकेला मत बैठिए। फिर आ जाता है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में पानी के तो हमने बोला ही था, टेकिंग हर्ब्स, इसमें ग्रीन टी आ गई, तुलसी की चाय आ गई, थोड़े सप्लीमेंट्स आ गए, मेडिटेशन आ गया, ऑक्यूपंचर आ गया, एरोमा थेरेपी आ गई, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आ जाता है जो कि सेफ है। फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी होती है, जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इन चीजों से नहीं ठीक होती, उसमें एलोपैथिक साइड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वो देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, एसएसआरआईज बोलते हैं, सीरम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और एसएनआरआईज है, सिलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये उनकी दवाइयां हैं एलोपैथिक साइड, जो वो एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं। क्योंकि हम होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं और हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट भी बात करेंगे, होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, और दो प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअलाइजेशन और होलिस्टिक अप्रोच। होम्योपैथी कैसे काम करती है? होम्योपैथी नेचुरल रिलीफ देती है एंजाइटी में, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई ड्रग डिपेंडेंसी नहीं है, आपके अंदर की जो डिसहार्मोनी है, इंटरनल डिसहार्मोनी को ठीक कर रही है, इंडिविजुअल कॉजेज को डील करती है, एवेल्युएट करती है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट्स बुरे नहीं है। मेडिसिन जो बनती है नैनो टेक्निक मेथड से बनती है, जो भी कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं किसी भी चीज के लिए, उसके साथ भी दी जा सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि ये अंडरलाइंग रूट कॉज को डील करती है, आपके पास्ट हिस्ट्री को डील कर रही है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को डील कर रही है, फैमिली कंडीशंस को, सारी चीजों को डील करती है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कुछ मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे, बट इसको आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन से नहीं करेंगे। हम मोटी मोटी बातें एक एक दो दो लाइन ही लेंगे, इसके लिए ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। एकोनाइट नेबुलस, एकोनाइट हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को पता है। अगर हम एक पिक्चर बोले कि क्या होता है, कि आप क्या होता है जब आप एक्सीडेंट देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, सुनामी देखते हैं, कहीं आग लगी है वो देख रहे हैं, तो सडन फियर आ जाता है, डर जाता है बंदा कि अरे आग लग गई, पैनिक हो गया, अक्यूट वायलेंट सडन अटैक, गोज फॉर एकोनाइट। उस टाइम पे आपको सांस नहीं आ रहा, चेहरा लाल हो रहा है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, दिस इज एकोनाइट। ठीक है, इसमें पानी की प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पिएगा, घबराहट बड़ी बनी हुई है, उसका असर भी कुछ टाइम तक रहेगा। सडननेस ऑफ एकोनाइट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या हम एक पिक्चर करते हैं कि क्या होगा, कि जब आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी लैब की रिपोर्ट्स आने वाली है, आप क्या महसूस करते हैं? रिजल्ट आने वाला, एंटिसिपेशन, रेस्टलेसनेस है, इम्पल्सिव हो जाते हैं कि अभी लगा कि अभी कुछ होने वाला है, इम्पल्सिव में और कमरे में
घूमना शुरू कर देते हैं रिजल्ट के चक्कर में। और कई क्या करेंगे, चॉकलेट वोकलेट खा लिया तो मीठे की क्रेविंग है अर्जेंट नाइट्रिकम में, हो सकता है उसके बाद डायरिया हो जाए, पेट में गैस बन रही है। तो एक पिक्चर है एजेंट नाइट्रिकम, इसको बोलते हैं हम। इसमें अगर कहे हरी, जल्दी जल्दी सारे काम करेगा, वरी चिंता करेगा, एंड करी खाने के लिए उसको स्पाइसी मसाले वाली चीजें, सारी चीजें चाहिए। एक जब आप पिक्चर क्रिएट करते हैं आप मेडिसिन को अच्छा समझ पाएंगे। एंटिसिपेशन एंजाइटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आर्सनिक। अगर हम आर्सनिक को डिस्कस करें तो क्या होता है, उन लोगों में होता है जो रेस्टलेस है, फसी है, इम्पल्सिव है, फास्टिडियस है, परफेक्शन। ये पिक्चर, ये दीवार पे पिक्चर सीधी होनी चाहिए, परफेक्शन चाहिए, ये काम मेरा मेरे हिसाब से होना चाहिए। एंजाइटी है उसको फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, हेल्थ के लिए। और आर्सेनिक हमने कोविड में भी इसका नाम काफी सुना था कि ये क्या करेगा, आधी रात को इसको तकलीफ होती है, सांस नहीं आ रहा, पैनिक अटैक्स भी बोल सकते हैं, अस्थमा भी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन सारी चीजें आधी रात को होगी। पानी इसको चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए, ये मुंह को गीला करने के लिए चाहिए। और उसको ये लगेगा कि कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। अगर हम ये कहें कि ये मेडिसिन ही नहीं लेगा, कि मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, इसके रिगार्ड में अगर हम एकोनाइट कहें तो एकोनाइट को फियर ऑफ डेथ है, इसमें भी फियर ऑफ डेथ है, इसमें मेडिसिन वो लेने से नहीं आए। एकोनाइट में भी फियर ऑफ डेथ हम भूल गए, जिसमें वो डेट डे और टाइम प्रिडिक्ट कर लेगा। उसको एकोनाइट को क्राउड में जाने से प्रॉब्लम आएगी, जो हमने बोला था एगेरोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया एकोनाइट में भी है। आर्सेनिक में भी फियर ऑफ डेथ है, बट वो फियर ऑफ डेथ में भी दवाई नहीं लेगा। ठीक है। फिर आ जाता है कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प, जैसे कि नाम आपको सबको पता है क्या होता है। अगर हम एक पोजीशन देखें, वो लोग होते हैं जो अपने छोटे से होम टाउन में खुश है और नई जगह जाने से घबराते हैं, नई लोगों में मिलने से घबराते हैं, वो कैलकेरिया है। एक ओएस्टर होता है, मोती है, सीप में है, जो मोती है वो सीप में अपने को प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, ये कैलकेरिया कार्प है। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं है, वो उस सेफ्टी जोन से बाहर नहीं आना चाहता, वो घर के अंदर ही खुश है, नेटिव छोटी सी नेटिव प्लेस में ही खुश है, अपने नोन लोगों में ही खुश है। कोई भी चेंज उसको प्रॉब्लम करती है, मेंटली उसको प्रॉब्लम करती है। 5 F होते हैं कैलकेरिया कार्प के, फेयर, फ्लैबी, फैट, फॉर्टी एंड फैटिग इजीली। इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया भी आ जाता है, फियर लॉस ऑफ रीजन भी आ जाता है, फियर ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ सेफ रूटीन, जैसे हमने डिस्कस किया, एंजाइटी, पल्पिटेशन, स्लाइटेस्ट मेंटल एंजाइटी, मेंटल एक्सर्शन प्रोड्यूसेस हॉट हेड। थोड़ा सा भी मेंटल एक्सर्शन करेगा तो फिजिकल बहुत थका थका फील करेगा। फिर आ जाता है कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया का जैसे हमने बोला कि टिपिकल सिम्टम एक एक लाइन में हम करेंगे। पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, कि छोटे से इमोशन से पैल्पिटेशन हो जाएगी। स्लाइटेस्ट इमोशन कॉजेस पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, और वो क्या करेगा, फुल ऑफ एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर में उसको एंजाइटी, फ्यूचर की एंजाइटी है। काली आर्स, अब वही चीज एंजाइटी इसमें भी है, लेकिन इसमें एक टिपिकल चीज आ जाती है, वो अपना हाथ हार्ट के ऊपर रख के सोएगा, स्लीप्स विद देयर हैंड ओवर द हार्ट, रेस्टलेस है, एनिमिक है, टुवर्ड एंड टेंड्स टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी। काली आर्स में मैलिग्नेंसी की तरफ जा सकती है। एंजाइटी हेल्थ के लिए भी है, स्पेशली हार्ट अटैक, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। जेलसीमियम, अगर हम आते हैं नेक्स्ट पे, पिक्चर ले लेते हैं कि जेलसीमियम क्या होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव द बटरफ्लाइज इन द स्टमक। परफॉर्मेंस से पहले आप जा रहे हैं कहीं परफॉर्मेंस देनी है तो पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है, वो जेलसीमियम है। आप डल फील कर रहे हैं, डिजी फील कर रहे हैं, ड्राउजी फील कर रहे हैं, ट्रेमलिंग हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, वीकनेस है, पैरों में ऐसे लग रहा है कि पैरालाइज हो गया है, टेंस मसल्स टेंस हो गए हैं, एंटिसिपेटरी एंजाइटी है, और बच्चा स्क्रीम करेगा कि जैसे मैं गिरने वाला, ये जेलसीमियम पिक्चर है। इग्निशिया हमारा क्या होगा,
कि क्रोनिक ग्रीफ, अगर हम एक इग्निशिया की पिक्चर लेते हैं कि क्या होगा जब आप रोना चाहते हो और रो नहीं सकते, आपके गले में कुछ फंसा हुआ लगेगा कि लंप है, चोकिंग हो रही है, वो इग्निशिया। सडन ग्रीफ, चेंजेबल मूड, साइलेंट ब्रूडिंग, उदासी आ रही है, आफ्टर शॉक, आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, क्रोनिक, जो हमने बोला पीटीएसडी, इग्निशिया बहुत अच्छा उसमें हेल्प करती है। नेट्रोम्यूर, नेट्रोम्यूर क्या होगा, इंट्रोवर्ट होगा, विड्रॉल, सोशली कट हो गया, लोनलीनेस होगी, इनसिक्योरिटी होगी, क्रेव सॉल्ट। सिलिशिया, नर्वस बंदा है, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, चिली पेशेंट है, इतना कि उसके सिर को भी उसको कवर करना होता है। फिक्स्ड आइडियाज, थिंक्स ओनली ऑफ द पेन्स, फियर्स एंड सर्चेस एंड काउंट्स देम। कालीफॉस, नर्वस टॉनिक, बहुत फेमस है, एंजाइटी कॉजेज नर्वस ब्रेकडाउन। मेंटल ओवरवर्क बच्चों को दी जाती है कालीफॉस, मेमोरी बढ़ाने के लिए। एक्सेसिव वरी, क्योंकि बहुत परेशान होते हैं। ओवर एक्साइटमेंट, तो ये नर्व टॉनिक की तरह भी कालीफॉस यूज की जाती है। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, टेंशन कम करता है, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, और जो फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं उसमें भी हेल्प करता है। लाइकोपोडियम, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल होने में उसको प्रॉब्लम है, लेक्चर देने जाने के लिए उसको प्रॉब्लम है, बट जब लेक्चर देता है तो दे पाता है। उदासी है, लैक ऑफ, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कांस्टेंट फियर ऑफ ब्रेकिंग डाउन अंडर स्ट्रेस। समराइजिंग, फटाफट करेंगे, वी कैन अचीव हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी, 3H विथ होम्योपैथी। होलिस्टिक अप्रोच है जो हमने बात की, डज नॉट सेपरेट मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ। इंडिविजुअलाइजेशन, ट्रीट्स होल पर्सन ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देर आर नो साइड इफेक्ट्स, पेशेंट फ्रेंडली है, सेफ है, इजी टू एडमिनिस्टर है, इकोनॉमिकल है, अवेलेबल है नियरली नियर बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए। इसमें डिटेल हिस्ट्री ली जाती है जो कि पेशेंट को रिलीफ करती है, पेशेंट को अच्छा लगता है हिस्ट्री लेना, बेटर फील करता है, 90% प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाती है। और प्लस इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाता है, इन्वेस्टिगेशन भी कराई जाती है। इट in each and every case it gives more importance to mental symptoms for homeopathic prescription, जैसे कि ऑनसेट कब हुआ, एलिमेंट्स गुस्से से है, सप्रेस्ड इमोशन से है, मॉडिफाइंग फैक्टर्स मतलब कब बड़ा एग्रीवेशन किससे होती है, एम्बुलेशन किससे होती है, ड्रीम्स को भी तवज्जो दी जाती है। एड्रेसेस हाउ वन थिंक्स, फील्स, एक्ट्स एंड बिहेव्स। It covers almost everything: anxiety, depression, fear, stress, sleep disorders, grief, psychosomatic problems, everything. हर एक एज ग्रुप को ट्रीट करता है। अगर एक फॉर्मूला लिया जाए DETE, डेट वाला, डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीट अर्ली एंड इफेक्टिवली। होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है माइल्ड मॉडरेट केसेस में, अर्ली अगर आते हो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन सीरियस केसेस में कई बार रेफर भी करना पड़ता है हॉस्पिटल में। जहाँ डिफिकल्ट केस होता है, आपको नहीं समझ आ रहा, सीनियर्स को रेफर करिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, जहाँ आपको जरूरत है हेल्प मांगिए। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ लेटेस्ट नॉलेज फ्रॉम द रिलायबल रिसोर्सेज। कोविड में भी हमने ये सब देखा था, हर रोज अपडेट चेंज हो रहे हैं, हर रोज गाइडलाइंस चेंज हो रही थी, तो लेटेस्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हम मुझे आज तक भी अपडेट रखना पड़ता है अपने को, आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी। More research and documentation is needed. Collaboration between homeopathic practitioners and mainstream mental health professionals should be promoted in the upcoming years. Thank you so much. And you can contact me on my mail ID, drpoonamchablani@gmail.com, and my phone number is also there. Thank you so much. Thank you, ma'am. So you can disconnect your screen. And again, thank you, ma'am, for this presentation. Now we will have a question and answer session. अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने जो जो क्वेश्चंस रीड किए हैं, मतलब लिखे हैं, तो हम उनका आंसर्स देंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग होम्योपैथी टेक्स क्योर टू एंजाइटी। It depends from case to case. हर एक केस दूसरे से डिफरेंट है। आप जब केस हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट से बात करेंगे, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। इसको हम इस प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ नॉलेज के लिए आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, बट केस डिस्कशन अलग अलग होएगी। So the next question is what is the best way to treat children with anxiety disorders? सबसे पहले जब बच्चे एंजाइटी के साथ लाए जाते हैं ओपीडी में,
तो आप उनको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि वो बच्चा बैठ पा रहा है। हम्म, ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स से बात करना बात की बात है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वो पेरेंट बोल रहा है बच्चा वैसे ही है, तो दोनों चीजों को कोरिलेट करिए और फिर डिसाइड करिए कि जो चीज आ रही है वो कैसे है। आप बच्चे को बैठने के लिए नहीं बोल सकते चुपचाप। हम्म। And so the next question is saying how to know if a child is facing the anxiety. So I'm sure this is the based on the observation of the physician. बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चा अगर रेस्टलेस है, आपके क्लिनिक में आके हर एक चीज को छू रहा है, बैठ नहीं पा रहा, तो हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव बच्चा है, हर चीज को छू रहा है। कुछ कुछ बच्चे चुपचाप आके बैठ जाते हैं, बट कुछ बच्चे हम्म, इतने रेस्टलेस है कि आप उनको बिठा नहीं सकते। हम्म, फिर आप उनको कुछ ना कुछ उनसे बात करिए, उनको ऑक्यूपाई करिए, उनके हिसाब से कुछ टॉयज है, कुछ टॉफीज है, उनको देखिए वो कैसे उस चीजों को, उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। yeah. Next question is OCD or washing mania are same. Is it due to suppression of anger or emotion? Please tell common homeopathic medicine. CPR and Ciplanum are medicine for OCD. And I know. हम लोग ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए है, हम कोई दो एक दवाई नहीं बताएंगे। जैसे हाँ, आप कह रहे हैं, OCD ऑब्सेशन होती है, कंपल्सिव थॉट ऑब्सेशन है कि हाथ धोने हैं। हम्म, वॉशिंग हैंड्स में होता है OCD में, उसमें ऑब्सेशन नेगेटिव थॉट है कि मेरे हाथों में मिट्टी है, मेरे को धोने हैं। और वो ट्रिगर करे एंजाइटी को। उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो धोना है वो कंपल्सिव बिहेव, उसका बिहेवियर क्या होगा, हाथ धोएगा वो। बराबर। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिलेगा एंजाइटी को, बट वापस वो थॉट एक विशियस साइकिल बन जाता है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता, बार बार हाथ धो रहा है। इसका ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं है जो हम उसमें प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। इसको बोलना है कि आपको हाथ धोने की एक्टिविटी को कम करना है, और धीरे धीरे टाइमर लगा के वो फर्क पड़ेगा। Next question is did anxiety person convert into the epilepsy patient? बहुत सारी चीजें एंजाइटी आपकी मल्टीपल चीजें कर सकती है, सिर्फ एपिलेप्सी के लिए नहीं है। एंजाइटी अगर बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी क्रोनिक में, तो फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है। एंजाइटी को अगर आप हैंडल कर पा रहे, ट्रीट कर पा रहे अर्ली स्टेज पे, तो आप इन सब चीजों से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने। Next question is in the anxiety the why headache. I'm sure this is the question कि anxiety में headache क्यों होता है? एंजाइटी में आपको घबराहट है, नर्वसनेस है, सिर भी पकड़ा जाएगा ना, हम्म, पूरी बॉडी अकड़ जाती है, मतलब पूरा बॉडी, जो हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं, उसमें पूरी बॉडी में जैसे पैरालाइज हो गया है, उसके कंट्रोल में नहीं है। पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, पैरालिटिक हो गई है, सिर भी हम्म, पकड़ा जा रहा है, पेट भी खराब हो रहा है, मसल भी स्टिफ हो रही है। पूरी बॉडी एंजाइटी, जो आपका माइंड है, आपकी पूरी बॉडी को असर कर रहा है, तो उसमें सिर्फ हेड नहीं है। right. Other question is so we can check from here only. One more question. In cases where the patient is unable to sit at one place, very restless, unable to relax his mind, always complaining of heaviness in chest. How to handle such cases? जो हमने टिप्स बताई है वो सारी इसमें काम करेगी। सबसे पहले उसको बिठाइए, आंखें बंद करके बोलिए, नॉर्मल शैलो शैलो ब्रीदिंग करिए। तो जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है, पोस्चर ठीक हो रहा है, और पीछे से अगर आप चाहे म्यूजिक थेरेपी भी दे सकते हैं, रेस्टलेसनेस, बेचैनी कम होएगी धीरे धीरे। हम्म, तो जो टिप्स बताइए वो सारी है, और उसके उसमें जो फॉल्ट है, बेसिकली उसका रूट कॉज क्या है एंजाइटी का, उससे बात करिए, उसको ठीक करिए, और उसके बाद जहां गड़बड़ हो रही है उसके लाइफस्टाइल में, उसको हम्म। ठीक करिए। Next question is insomnia due to anxiety from unknown reasons. While like my patient has everything in life, money, job, reputation, settled, kids, yet disturbs sleep and unknown anxiety, wakes up every morning with the palpitation, how to work this case? उसमें हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, past history. आप हिस्ट्री प्रॉपरली लीजिए, दोबारा लीजिए, और उसका रूट कॉज फाइंड आउट करिए। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप दवाई नहीं देंगे। पहले आप उसका हिस्ट्री, उससे बात करके, उसके पास्ट, प्रेजेंट और उसके एम्बिशन, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसकी पास्ट हिस्ट्री, जैसे हमने अभी बोला कि चाइल्डहुड में क्या हुआ है, उसके Hmm. जॉब में तो कुछ नहीं चल रहा है ऐसे,
राइट. नींद नहीं आ रही है, रीजन क्या है, वो सब उसकी चीजें, थॉट्स को कोरिलेट करो। थैंक यू मैम फॉर दिस आंसर्स. एंड आई एम श्योर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है गया है तो हम उन्हें मेल्स पर रिप्लाई करेंगे. Now this time is for the three best questions selected which are randomly. So the names are Dr. Roma, Dr. Priyanka and Dr. Gayatri. So आप Congratulations. से या congratulations. So आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, क्वेश्चन एंड आंसर जो चैट है वहां पे लिख दीजिए सो दैट कि हम इजीली आपसे कनेक्ट कर सकें. राइट. एंड जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपना हमारी एसबीएल की जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वेबिनार. And special thanks to you, ma'am, for Thank you to you also. And this is Thank you, viewers, for being there and Yeah. patient listening. Thank you. Yeah. So we are finishing this webinar, and हम लोग चाहेंगे कि आप हमारी next webinar में भी connect हो with the new topic. Thank you so much, everyone, and thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.